हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान में पहली बार हाइड्रोसेफलस से ग्रस्त मरीज में प्रोग्राम्ड शंट रोपित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, SGPGI लखनऊ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लालरीनुंगा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो सावित्री जिंदल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं गुस्ताव मैककॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रणय कुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूरत में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश के 2 गांवों को शिल्प गांव के रूप में चुना गया। दोस्तों, कौन कौन से गांव हैं और ये जो है क्यों चुने गए हैं, और देश भर की अगर बात की जाए तो कितने गांवों को जो है शिल्प गांव के रूप में चुना गया? तो देखिए दोस्तों, एक पहल जो है वो देश में शुरू की गई है, पर्यटन के साथ वस्त्र को जोड़ने की पहल। तो इसी के तहत जो है 8 गाँवों को शिल्प गाँव के रूप में चुना गया है। 8 गाँव जो है चयनित किए गए हैं। और जो 8 गांव हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 2 गांव जो है इसमें शामिल रहे, नैनी और ताजगंज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 गांव इसमें शामिल रहे शिल्प गांव में। और बाकी के जो 6 गांव हैं वो कौन कौन से हैं? तो रघुराजपुर जो कि उड़ीसा का है, तिरुपति आंध्र प्रदेश का है, वड़ाज गुजरात का है, अनेगुंडी ये कर्नाटक का है, महाबलीपुरम तमिलनाडु और आमेर ये राजस्थान का है। तो 6 गांव ये और 2 गांव उत्तर प्रदेश के। तो कुल 8 गांवों को जो है देश भर से शिल्प गांव के रूप में जो है चयन किया गया है। अब दोस्तों, ये जो शिल्प गांव हैं ये किस वजह से जो है इनका चयन किया गया है और इससे क्या होगा? तो दोस्तों, ये जो शिल्प गांव हैं ये चुने गए हैं, इसके माध्यम से जो देश के लगभग 1000 जो कारीगर हैं उनको जो है इससे सीधा लाभ होगा। जो हस्तशिल्प के जो कारीगर होते हैं उनको जो है इससे लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो शिल्प गांव हैं इनका उद्देश्य क्या रहेगा? तो जो कारीगर हैं और जो वस्त्रकारी हैं उनको जो है स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करना, ये जो है इन गांवों का जो शिल्प गांव है इनका ये उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश भर से कितने गाँव को जो है शिल्प गाँव के रूप में चुना गया? तो 8 गाँवों को। गाँव के नाम भी ध्यान रखने हैं। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने गाँव को, तो 2 गाँवों को, नैनी और ताजगंज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी बार बैठक हुई है? तो
जो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार साल 2021 में उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर 17 बार बैठक की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसके अनुसार ये बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर साल 2021 में 17 बार, ठीक देखेंगे यहाँ से, उत्तर प्रदेश में जो है 17 बार विधानसभा की बैठक हुई, मणिपुर में 16 बार हुई और पंजाब विधानसभा में 11 बार जो है बैठक रिकॉर्ड की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर भी और राज्यों की अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो विधानसभा में 2021 में बैठक जो है सबसे अधिक हुई है किस राज्य की, तो केरल विधानसभा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, केरल। ध्यान रखेंगे आप 2021 में जो है केरल जो विधानसभा है यहाँ पर 61 दिन काम हुआ, यानी 61 बार जो है यहाँ पर बैठक हुई, जो कि देश में देखा जाए तो सबसे अधिक है। अब दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो केरल के बाद है उड़ीसा जहाँ पर 43, उसके बाद है कर्नाटक जहाँ पर 40 और उसके बाद आता है तमिलनाडु जहाँ पर 34 दिन जो है विधानसभा की बैठक हुई है। ठीक, अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो दिल्ली के थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार जो है इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया है और उसी के अनुसार जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो विधानसभा सत्र की बैठक हुई है साल 2021 में, उनको जो है यहाँ पर रेटिंग दी गई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष स्थान पर कौन सी विधानसभा है, तो केरल विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जन्म हुआ था वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक गांव पड़ता है लम्ही नामक, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इसी वजह से 31 जुलाई को जो है मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत रॉय श्रीवास्तव ये इनका वास्तविक नाम था, लेकिन बाद में जो है ये प्रेमचंद के नाम से फेमस हुए और लोग इन्हें जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर माइंड में रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत रॉय श्रीवास्तव। दोस्तों ये जो मुंशी प्रेमचंद थे ये हिंदी उर्दू के जो है एक लोकप्रिय उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और एक विचारक थे। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी 56 वर्ष की एज में। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 31 जुलाई को जो है किसकी जयंती मनाई जाती है, तो मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्ही नामक गांव में हुआ था। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। इनके जैसे उपन्यासों में देखा जाए जो फेमस उपन्यास थे वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम जो है नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे आप कौन कौन सी हैं। उपन्यास की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे आप, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन हो गया, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रेमाश्रम हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप रंगभूमि है, रंगभूमि है, रंगभूमि है, और इसके साथ ही जो है निर्मला है, गबन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप जो है निर्मला है, गबन है। और इसके अलावा दोस्तों और भी हैं, जैसे इनका गोदान है, कर्मभूमि है। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें से जो उपन्यास, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे गबन है, गोदान है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है। ठीक, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो भी कई बार पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो कफन हो गई, पूस की रात है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा। तो इन्होंने जो है 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। ये कुछ प्रमुख थी, ध्यान रखेंगे आप, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको इनसे संबंधित सारी बातें ध्यान रखनी है कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वाराणसी के लम्ही नामक गांव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारोत्तोलक, ध्यान रखेंगे भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों जो अंचिता सुली हैं इन्होंने अभी जो है गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं,
तो इसमें जो हमारा देश है, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किया और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया का हो रहा है। भारत ने अभी तक जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक, तीसरा जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता, तो युवा वेट लिफ्टर हैं अंचित सूली। तो अंचित सूली ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है अभी वेट लिफ्टिंग में। और इससे पहले अगर बात की जाए कि जो 2 और गोल्ड मेडल हैं वो किसके द्वारा जीते गए, तो याद होगा आपको पहला गोल्ड मेडल हमने आपको बताया था कि पहला जो गोल्ड मेडल है वो जीता था मीराबाई चानू ने। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता। उनके बाद जो है जो गोल्ड मेडल जीता गया वो किसने जीता, तो जेरेमी लालरिनुंगा ने जीता। ठीक, तीनों नाम ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहला जो गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने, उनके बाद जीता जेरेमी लालरिनुंगा और अभी जो है तीसरा गोल्ड मेडल जीता है अंचित सूली ने। दोस्तों जो अंचित सूली हैं इन्होंने कितने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो 73 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट होता है किलोग्राम भार वर्ग, क्योंकि अभी जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें 49 किलोग्राम भार वर्ग में किसने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ पूछी गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक ये जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं 2022 के, तो इसमें जो मेडल जीते गए अभी तक सारे मेडल जो है ये वेट लिफ्टिंग में जीते गए हैं। अब जैसे 3 गोल्ड जीते गए हैं तो ये अलग अलग भार वर्ग के हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर भार वर्ग भी अच्छे से याद रखना है। मीराबाई चानू ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीता है। दोस्तों जो ये अंचित सूली हैं इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कुल वजन कितना उठाया, तो 313 किलोग्राम इन्होंने कुल वजन उठाया। इनमें जो 2 मॉड्यूल थे स्नैच और एक कौन सी होती है क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच में इन्होंने 143 किलोग्राम वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने 170 किलोग्राम भार उठाया। और इन्होंने किसे हराया है, तो मलेशिया के एरी हिदायत मोहम्मद को इन्होंने हराया है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीनों नाम ध्यान रखेंगे आप, मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा और अंचित सूली। अब दोस्तों भारत ने कुल मिलाकर के जो है अभी 6 मेडल जीते हैं, तो बाकी के जो 3 मेडल हैं वो किसने जीते और कौन से मेडल जीते गए, तो फटाफट से ध्यान करेंगे आप उनको भी। तो पहला जो गोल्ड मेडल जीता था संकेत महादेव सरगढ़ ने, इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कौन सा मेडल जीता था, तो रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे बिंदिया रानी देवी, इन्होंने जो है जो आपकी वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता हुई थी 55 किलोग्राम भार वर्ग महिलाओं की, तो उसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता। और इनके अलावा जो गुरु राजा पुजारी हैं उन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता। तो कुल मिलाकर के जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं उसमें भारत ने 3 मेडल जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो रोहित शर्मा हैं ये जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय T20 है उसमें कितने रन इन्होंने जो है बनाए हैं, तो इन्होंने जो है अभी तक 99 T20 मैच खेले और उनमें जो है इन्होंने 2452 रन पूरे कर लिए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो रोहित शर्मा हैं इन्होंने जो टीम इंडिया के कप्तान हैं विराट कोहली, उनका जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। जो विराट कोहली हैं उनके इस फॉर्मेट में 2450 रन हैं और उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है किसने, रोहित शर्मा ने। दोस्तों जो रोहित शर्मा हैं इन्होंने 99 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं और ये भी एक रिकॉर्ड बना है। अभी तक जो है ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था, तो ये जो रिकॉर्ड है वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर था कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के पास, लेकिन उसे भी तोड़ा है किसने, रोहित शर्मा ने। तो ध्यान रखेंगे 99 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है ये भारत के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो रिकॉर्ड है ये आपका पूरे वर्ल्ड का है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है ये खेलने का वैश्विक स्तर पर किसका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा, तो वो है शोएब मलिक का, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो है 111 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पर भी जो है पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, जिन्होंने
99 पूरे किए थे और अभी जो है रोहित शर्मा हो गए हैं, इन्होंने 99 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा से जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं और 2452 रन इन्होंने जो है बनाए हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में जो दूसरे नंबर पर हैं वो हैं विराट कोहली और तीसरे नंबर पर कौन है तो ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल। इन्होंने जो है 2326 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल मैच में। अब दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन हैं? तो इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, मोहम्मद शमी। ये जो है भारतीय खिलाड़ी हैं और ये जो है 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? ठीक, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे तो ये किसका नाम हो जाएगा? रोहित शर्मा। ठीक, ये रोहित शर्मा के नाम पर रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा क्या रिकॉर्ड है ध्यान रखेंगे, पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाला जो रिकॉर्ड है, पहले एशियाई खिलाड़ी ये बने हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो एक ओवर में जो सर्वाधिक रन बनाने का टेस्ट क्रिकेट में, ये ध्यान रखेंगे, तो ये रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये है जसप्रीत बुमराह के नाम पर। जसप्रीत बुमराह के नाम पर ये रिकॉर्ड है और इन्होंने कितने रन बनाए हैं एक ओवर में? तो ध्यान रखेंगे आप 29 रन इन्होंने जो है एक ओवर में बनाए हैं। अगला है बतौर कप्तान T20 में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, तो इसका भी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रोहित शर्मा। दोस्तों कई सारे जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के नाम पर हैं, ये आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक और रिकॉर्ड यहाँ पर ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा का बना था कि लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन से हैं? तो वो भी आपका आंसर था रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के नाम पर जो है कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं रोहित शर्मा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? तो इसे जो है अभी गन हिल नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो आपको याद होगा, बताया था कि जो कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है और कारगिल युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना की ओर से एक ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था तो वहाँ पर जो है कारगिल के द्रास में .5140 एक क्या है, ये एक चौकी है, तो उसे जो है गन हिल का नाम दिया गया। दरअसल दोस्तों ये जो चौकी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कारगिल युद्ध को देखते हुए। .5140 ये जो चौकी है, ये जो है जो पाकिस्तान के सैनिक थे तो उन्होंने जो है इस पर कब्जा किया था और ये सबसे ऊंची चोटी थी जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसी पर जो है हमारे जो सैनिक थे उन्होंने काफ़ी साहसपूर्ण से जो है वहाँ पर युद्ध लड़ा और जो कारगिल युद्ध है उसको जीता था। एक दोस्तों फिल्म आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा पर, तो वो आपने देखी होगी। तो वो जो फिल्म है वो कारगिल पर ही आधारित है। तो दोस्तों जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, इन्होंने जो है इस जो चौकी थी इसका इन्होंने नेतृत्व किया था और काफ़ी साहसपूर्ण जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उन्होंने खुद जो सैनिक दुश्मन सैनिक थे उनके सामने से उन्होंने जो युद्ध किया था और कई सारे सैनिकों को जो है उन्होंने वहाँ पर मार गिराया था। तो ऐसे में ये जो चौकी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है कारगिल को देखते हुए। और दोस्तों जो कारगिल युद्ध हुआ था वो जो है लगभग 3 महीने तक चला था और उसके बाद जो है जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें जो है मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा था। तो दोस्तों इसी के चलते जो ये चौकी थी .5140, तो इसको जो है गन हिल नाम दिया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि गन हिल जो है ये क्या है, तो ये एक चौकी थी कारगिल युद्ध के दौरान, जो इसका पुराना नाम क्या है तो .5140 इसका नाम था और अभी जो है इसे गन हिल नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो अभी जो है इंग्लैंड ने ये खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इंग्लैंड ने जो है अभी जर्मनी को हराया है और 2-1 से जर्मनी को हरा दिया है और महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता।
जो चोले केली हैं उन्होंने 110वें मिनट में गोल दाग दिया और ये निर्णायक साबित हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस देश ने जीता, तो ये इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 नए जिले। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। 7 नए जिले कौन कौन से हैं तो उनके नाम देखेंगे। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं तो 23 जिले वर्तमान में है, लेकिन ये 7 जिले बन जाने से वहाँ पर जो है कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो 30 यानी कि 30 वहाँ पर संख्या हो जाएगी जिलों की। अब दोस्तों जो नए 7 जिले बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुंदरबन है, इछेमती है, राणाघाट है, विष्णुपुर है, जंगीपुर है और बेहरामपुर है। ये 6 जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों बसीरहाट क्षेत्र में भी एक नया जिला बनाया जाएगा। अभी उस जिले का नाम जो है नहीं घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर के 7 नए जिले जो है पश्चिम बंगाल में बनाए जाएंगे और कुल मिलाकर के जो जिलों की संख्या है वो पश्चिम बंगाल में 30 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल है ये है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। यहाँ से ये जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक जो है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल है ये कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा को टच करता है, इसके अलावा झारखंड को, इसके अलावा बिहार को और इसके साथ ही ये जो है किसको टच करता है, सिक्किम को, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है असम को टच करता है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को जो पश्चिम बंगाल है वो टच करता है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल की अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ममता बनर्जी, ये जो है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं तो कौन है, ला गणेशन, ये जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप 42 जो है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों जब भी किसी भी राज्य की बात आती है तो मैं आपको वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल और वो जो राज्य है वो किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, इसके साथ ही वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं ये ज़रूर बताऊँ। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि ये मैं ज़रूर बताता हूँ कि वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट है, अभी जिसने भी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है उसे पता होगा कि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या न्यूनतम है। उसमें जो है ऑप्शन में दिया गया था सिक्किम और गोवा था और भी कई सारे राज्य हैं। तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वो सिक्किम था, क्योंकि सिक्किम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, केवल 1 है। वैसे देखा जाए और भी कई सारे राज्य हैं जहाँ पर 1-1 लोकसभा सीट है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ सिक्किम दिया गया था। ठीक, तो और वो क्वेश्चन यानी कि जो सिक्किम है वो मैंने कई बार कराया है। जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा और उन्होंने निश्चित तौर पर क्वेश्चन सही किया भी होगा कि जो सिक्किम है वहाँ पर जो है केवल 1 लोकसभा सीट की संख्या है। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप जो अच्छे से याद रखा करिए। अगला क्वेश्चन है, ताड़ के तेल को, यहाँ पर दोस्तों ताड़ होगा, ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निकाय ने किस देश के साथ समझौता किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया के साथ। दोस्तों जो इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IVPA एक निकाय है, तो उसने जो है मलेशिया पॉम ऑयल काउंसिल MPOC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये जो दोनों संगठन हैं इन्होंने जो है ताड़ के तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जो समझौता ज्ञापन है इसके ज़रिए जो मलेशियाई ताड़ के तेल है इसके बारे में जागरूकता पैदा करना चाहता है, जिसे मलेशिया सस्टेनेबिलिटी पॉम ऑयल प्रमाणन मानकों के माध्यम से बेंचमार्क किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि ताड़ के तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संगठनों ने जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो भारत का है IVPA और मलेशिया का है MPOC। दोस्तों मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया से आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। मलेशिया की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखेंगे रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है इस्माइल साबरी याकूब। तो ये आप मलेशिया से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। दोस्तों हाल ही में जो रेड बुल के रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपन, तो इन्होंने जो है अभी हंगेरियन फार्मूला 1 की ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2022 की, तो याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर, और जो जॉर्ज रसेल है ये जो है तीसरे स्थान पर रहे हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में। दोस्तों जो ये फार्मूला 1 होती है ये एक रेसिंग की प्रतियोगिता होती है, तो ये बात भी आपको यहाँ से माइंड में रखनी है। तो दोस्तों ये थे 2 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, संकेत महादेव सरगर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।